उपस्थित हमारे प्रवक्ता विवेकानंद जी, हमारे मीडिया के प्रभारी अशोक जी और राकेश जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, कल का दिन बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है। पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ दो व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरे उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएं ली गई। तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या? जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना। और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं, उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पे हमें शक होता। अगर यह कोई सिविल का सबसे हमारा कमजोर और 6 महीने पास आउट लॉयर भी होता तो भी इतनी गलती नहीं करता। अगर बिहार सरकार 15 रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो यह बताता है कि बिहार सरकार के वकीलों की क्वालिटी क्या है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है। क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा? हर बार उसको क्यों, और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है? यह अपने आप में बहुत बड़ा पहला घोटाला है। दूसरा, हाईकोर्ट ने कल जो कहा, हम लोग विगत 1 वर्षों से कहते थे कि आपका शराबबंदी पूर्णतः असफल है। जितने भी राजद के नेता हैं वही सबसे बड़े शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं। आप शराब माफिया और पुलिस मिलकर के 1000 करोड़ रुपए से बिहार का पैसा आपस में बांट लिया जाता है और पूरे बिहार को नशे में ढकेला जा रहा है। कल वर्षों बाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है, और जिस प्रकार की टिप्पणी है, उससे पूरे बिहार सरकार को शर्मिंदगी होनी चाहिए। अगर कोर्ट यह मानता है कि आप बिल्कुल असफल हैं और आप पूर्णतः एक तरह से नए नशे का बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पुलिस की कोई दिलचस्पी नहीं, और यह बात माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ के बिहार के प्रत्येक जनता को मालूम है कि किस तरह से यहाँ शराब माफिया पुलिस के गठजोड़ से चलता है और कैसे हर मोहल्ले, हर घर में शराब सप्लाई होती है। और यह होने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस प्रदेश का डीजीपी को कोई एक साधारण आदमी फोन करके कहता है कि मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूं, और डीजीपी साहब यस सर, नो सर करते हुए सभी आदेशों का पालन कर देते हैं, तो वैसे डीजीपी और वैसे पुलिस की तो अक्षमता सभी जग जाहिर है। आज मेरा यह स्पष्ट आरोप है, यह तो एक सिंगल केस था जिसमें एसएसपी का पकड़ा गया, आपने एसएसपी का निलंबन कर दिया। उस व्यक्ति ने कितने आपके प्रधान सचिवों को फोन किया, आपके चीफ सेक्रेटरी को फोन किया है कि नहीं किया है, और कहीं आपको भी फोन किया है कि नहीं किया? जांच तो इसकी भी होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
एक व्यक्ति के आदेश से एसपी को बचाया जाता है, यह बताता है कि बिहार में पूर्णतः पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में अगर हरनौत के किसी मुखिया का पति है तो उसकी हत्या करने के लिए गांव का जगह नहीं चुना जाता, वह पटना चुना जाता है कि पाटलिपुत्रा थाना के बगल में अगर हम हत्या करेंगे तो हम बच के निकल सकते हैं। अगर ट्रेन में डकैती डालनी होती है तो कहलगांव, बगहा, किशनगंज का कोई कोने का सुदूर इलाका नहीं चुना जाता। उसके लिए भी डकैतों को सबसे आसान और सबसे सुरक्षित डकैती डालने की जगह पटना ही लगता है कि पटना से जब दुरंतो एक्सप्रेस चलेगी तो हम डकैती डालेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा में बिहार में कानून व्यवस्था को पूर्णतः खत्म कर चुके हैं। बिहार के अफसरों की जो स्थिति है कि कोई साधारण आदमी फोन कर दे किसी का नाम लेकर के, तो अगर डीजीपी, और जाहिर बात है जब डीजीपी को फोन किया होगा वह व्यक्ति तो प्रधान सचिव को भी किया होगा, चीफ सेक्रेटरी को भी किया होगा। इसकी एक कोर्ट के द्वारा एक अभी प्रेजेंट हाई कोर्ट के जज से एक भाजपा मांग करती है कि उसकी कमेटी बने और इस तरह के कितने फोन आए हैं और कितने सरकारी अफसर घोटालेबाजों को बचाया गया है, इस पर भी एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। और चौथा जो है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना में बैठ के प्रश्न पत्र अपने प्रश्न तय करती है। यह एक जो कहा जा रहा है कि किशनगंज में किसी ने टाइपिंग मिस्टेक किया गया होगा, यह चौथा बड़ा बिहार का शिक्षा घोटाला है। यह जितने भी प्रश्न 7वां क्लास 6ठा क्लास के तय होते हैं, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षकों को पटना बुलाया था, पूरा बैंक बनाया था। और मेरा माननीय प्रधान सचिव से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो रबर स्टैंप है, उनसे तो कोई बात ही करना बेकार है, आप पूरे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के सभी प्रश्न पत्रों को सार्वजनिक करें। यह 6ठा 7वां का प्रश्न है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें इस तरह के और देश विरोधी कितने प्रश्न हैं, इस तरह के आम जनता के विरोधी कितने प्रश्न हैं, यह साफ होना चाहिए। यह इस तरह का प्रश्न पूछना इस देश के रहने वाले देशवासी को क्या कहते हैं। प्रश्न यह था कि इस देश के रहने वाले, और उसमें 4 देशों के साथ कश्मीर रखना, तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री पूर्णतः दिल्ली के स्वप्न में बिहार को छोड़ चुके हैं। बिहार का एडवोकेट जनरल बिहार बहस नहीं करता है, उसको दिल्ली से आदमी लाना पड़ता है विड्रॉ करने के लिए। रीट पिटिशंस किया जाता है 15 वकीलों के द्वारा, किसी में कोई जानकारी नहीं होती है। डीजीपी को कोई भी मोहल्ले का आदमी फोन कर देता है और डीजीपी उन अफसरों को बचाने में लग जाते हैं। यह पूरा बताता है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, बिहार में शासन नाम का कोई चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी केवल अपने आश्रम जाने के चक्कर में पूरे बिहार को जंगल में बदलने को तैयार हो गए हैं, और यह जंगल में कन्वर्ट हो रहा है, जहां पे ना कोई पुलिस के किसी के कंट्रोल में है, न वकील कहीं कंट्रोल में है। वकील जिनको चाहते हैं दिल्ली से लाखों रुपए में बुला लेते हैं, विड्रॉ करने के लिए बुलाते हैं। शिक्षा परियोजना में बच्चों का जिस तरह से माइंड को दूषित किया जाना चाहिए वो करते हैं, और जितने भी आपराधिक गतिविधियां हैं सबका अड्डा पटना हो गया। यह बताता है कि पटना में जो बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति किसी का कोई डर नहीं है। यह मैं 1 साल से माननीय नीतीश कुमार जी को समझा रहा हूं। जब मैं पहले से बोलता था कि आपके जितने भी शराब माफिया हैं सब वही राष्ट्रीय जनता दल के वही पुराने नेता हैं जो किसी जमाने में हत्या और अपहरण करते थे। अब सबसे आसान पैसा शराब में है और पुलिस के मिली भगत से हो रहा है, और इसीलिए जब पुलिस और अपराधी का यह गठजोड़ है तो जाहिर बात है कानून व्यवस्था खत्म होगी। अगर पुलिस शराब माफियाओं को शरण देगी तो उनके जो भी गुर्गे जो अपराध करेंगे उसके भी शरण उनको मिलता है।
आप एक मिनट आप पहले मेरा आप जवाब सुन लीजिए। एडवोकेट जनरल क्या लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? एडवोकेट जनरल सीधे मुख्यमंत्री के तहत होता है। और पिछले 1 साल से लगातार हम लोग कह रहे थे कि वकीलों का अपॉइंटमेंट कीजिए। आप जाके फाइल मंगा के देखिए, लॉ सेक्रेटरी का साइन है, लॉ मिनिस्टर का साइन है, लेकिन एडवोकेट जनरल का उसमें साइन नहीं है। एक साजिश के तहत एडवोकेट जनरल साइन नहीं करते थे, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री ने कहा अगर वो लॉ मिनिस्टर के अंडर में थे, तो किस परिस्थिति में लॉ मिनिस्टर और लॉ सेक्रेटरी दोनों ने जिस फाइल पर साइन किया है उस पर एडवोकेट जनरल का साइन नहीं है। और यह बताता है कि एडवोकेट जनरल मुख्यमंत्री के घर से गाइड होते हैं, कभी भी वो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा गाइड नहीं हुए। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि बाय इलेक्शन आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सवाल उठाया। आपने दोनों जगह से महिला उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन यही बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, होम मिनिस्टर आपके हैं। बलात्कार के मामले में जो दोषी हैं उनको बरी करने का काम आपकी सरकार ने किया है। यहाँ तक कि हरियाणा में किसी जगह नहीं। जो सजा होती है, सजा पूरा होने के बाद ही। गलत बात मत बोलिए, गलत अफवाह नहीं फैलाइए। जितने दिन की सजा होने का सजा पूरी होने के बाद ही कभी कोई, और वो दिल्ली से गाइड नहीं होता, स्टेट का मैटर है। और किसी भी का भी जो सजा पूरा हो गया उसके बाद अगर कोई स्टेट कर रहा है तो यह उस स्टेट में पूछिए, बिहार के स्टेट में बिहार के प्रश्न पूछिए, और जिनको सजा हुई है उसके बाद ही कोई कार्रवाई हुआ। हरियाणा में आपने हर बार हाँ, क्या चीज? नहीं, बहुत ही दुखद बयान है। हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। किसी भी विधायक को सोच समझ के बयान देना चाहिए। मेरी उनसे सीधे बात हुई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद उनका उचित जवाब की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सर, दुरंतो एक्सप्रेस का आपने जिक्र किया, जहाँ कहता है कि